हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ आपके लिए आज टेंस का लेकर के फॉर्मूला। टेंस बचपन से हम लोग टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन टेंस का सेंस जो है वही काम नहीं करता है। क्लास 10 तक जाने के बाद भी बहुत लोगों को टेंस समझ में नहीं आता है, 12 में भी नहीं समझ। 12 में तो खैर कोई ग्रामर की पढ़ाई होती नहीं है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में। इसके बाद टेंस, जबकि टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल क्लासेस के लिए नहीं, जो आपका करियर है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन में टेंस से कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, चाहे वो फाइंडिंग द एरर्स में हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, कहीं ना कहीं टेंस का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहता ही है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या किया हूँ आपके लिए फॉर्मूला, कोई पहले की तरह स्ट्रक्चर वगैरह, डिफिनीशन वगैरह, टेंस कितने पार्ट्स के हैं, वो सब दिमाग से हटा दें। ठीक है, मैं टेंस को दूसरे तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आखिरकार फॉर्मूला को देख कर किस तरह से हम टेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करें, देखना, जैसे कि 1 में लिखा हुआ है डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ऑन डेज। ऑन डेज का मीनिंग हो गया ऑन मंडेज, ऑन मंडे नहीं, ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ऑन ट्यूसडेज, यानी कि डे में एस लग जाए। व्हेनेवर, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरली, यूजुअली। किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड्स को आप देख लो तो वह सीधा सीधा चला जाएगा एस, V1, V5, यानी कि जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। जैसे कि ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, अगर कोई कहे ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलवेज है, और ऑलवेज क्या कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। तो हैबिचुअल एक्शन ऑलवेज, यहाँ भी हमने ऑलवेज लिख दिया ऑलवेज। तो जब भी ऑलवेज हो सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन वाला, तो हैबिचुअल एक्शन S+V1 V5 में लिखा जाता है, यानी कि ये हमारा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट देख लें, जनरली शी इज टीचिंग हिंदी। अब जनरली वर्ड आ गया, जनरली कहाँ है, यहाँ है जनरली। रूल नंबर 1 में जनरली है, जनरली जैसे ही रहे तो फिर वो S+V1 V5 में चला जाएगा, यानी कि जनरली शी इज टीचिंग हिंदी, ये गलत हो गया। जनरली शी टीचेज, टीचेज क्या V5 है, तो ये हमारा सही हो गया, जनरली शी टीचेज हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यस, फॉर्मूला नंबर 2 है, सेकेंड फॉर्मूला। किसी भी सेंटेंस में अगर आप देख लो नाउ या डे बाय डे या दीज डेज, नाउ या डे बाय डे या दीज डेज, तीनों में से कोई फॉर्मूला में रहे अगर सेंटेंस में, तो हमारा वो सेंटेंस चला जाएगा S+M is R + V4, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए माई मदर कुक्स फूड नाउ, अगर कोई कह रहा है तो वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाउ है, और नाउ यहाँ पर क्या है, नाउ यहाँ पर है, नाउ प्रेजेंट एक्शन जो जारी है उसको बताता है नाउ। तो नाउ जैसे ही है तो हम सीधा सीधा माई मदर इज कुकिंग फूड नाउ, M is R + V3 होगा, कब? जब नाउ रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टेम्परेचर हैज इंक्रीज डे बाय डे। अगर कोई कह रहा है हैज इंक्रीज डे बाय डे, उसमें देखेंगे डे बाय डे है, और डे बाय डे इस फॉर्मूला में यहाँ है डे बाय डे, तो जब भी डे बाय डे होगा तो वह सेंटेंस चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी M is R + V4 में। तो सेंटेंस होगा द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट, लेट्स कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि किसी भी सेंटेंस में जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है, नेवर है, जस्ट, येट, ऑलरेडी, नेवर, किसी भी सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस चला जाएगा S+ हैज है + V3, यानी कि जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आए ही डैश नॉट डैश फ्रॉम स्टेशन येट, यहाँ पर येट आ गया। येट का फॉर्मूला क्या कर रहा है, येट का फॉर्मूला हैज है + V3 कह रहा है, यानी कि ही के साथ हैज होगा और V3 यहाँ करेंगे तो रिटर्न का V3 रिटर्न, यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा हैज और यहाँ हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न। नेक्स्ट वन, शी डैश हर वर्क ऑलरेडी, यहाँ फिर ऑलरेडी है, और ऑलरेडी ऊपर कहाँ है, यहाँ ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी का फॉर्मूला भी क्या करा, S+ हैज है + V3, यानी कि यहाँ भी हैज है + V3, शी के साथ हम हैज कर दिए, और कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल, फॉर सिंस, अगर फॉर और सिंस के बाद टाइम रहे, टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर कहते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे फॉर 5 डेज है, 5 डेज कब से, दैट इज नॉट मेंशन। फॉर 15 डेज कब से, ये पता नहीं। फॉर मेनी ईयर्स कब से, ये पता नहीं, तब जाकर फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज जब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस 9 PM हो जाए, सिंस मॉर्निंग हो जाए, सिंस इवनिंग हो जाए, सिंस चाइल्डहुड हो जाए, तो ये सब में सिंस लगता है। तो अब यहाँ पर देखें, जब भी फॉर और सिंस के बाद टाइम आ जाए तो हम उसको S+ हैज हैड + बीन + V4, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे।
अब यू डैश इन द फील्ड सिंस, यहाँ सिंस आ गया और सिंस के बाद टाइम आ गया, यहाँ पर क्या है सिंस के बाद टाइम है, तो फॉर्मूला कौन सा जाएगा, एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4। तो इसलिए हम अगर इसको सिंस 9 PM इसको प्रेजेंट ही मान के चलें तो ये हो जाएगा यू के साथ हैव कर देंगे, हैव के बाद हम क्या करेंगे बीन का यूज करेंगे तो बीन हो गया, और V4 और यहाँ पर हमने लिखा नहीं, ऑप्शन में मान लो कि यहाँ पर प्ले था तो हम क्या कर देंगे यू हैव बीन प्लेइंग कर देंगे, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 9 PM। नेक्स्ट रूल 5 में येस्टरडे एगो लास्ट टाइम इन पास्ट ईयर डिस्कवरी इन्वेंशन, येस्टरडे हो किसी सेंटेंस में या एगो हो जैसे 50 years एगो, 20 years एगो, इसके साथ साथ लास्ट टाइम रहे, लास्ट टाइम का मीनिंग हो गया लास्ट डे, लास्ट आवर, लास्ट नाइट, लास्ट सेंचुरी, ये सब रहे। इसके साथ साथ इन पास्ट ईयर है, जैसे ये 2021 है पास्ट ईयर यानी इन 2020 रहे, इन 2015 रहे, इन 1990 रहे, इन 640 BC रहे, कुछ भी इस तरह का रहे, और उस केस में डिस्कवरी रहे और इन्वेंशन रहे, इन केस में क्या होगा हम S प्लस V2 करेंगे यानी कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। जैसे कि आई डैश दिस हाउस 50 years एगो, यहाँ एगो लिखा हुआ है, यहाँ भी हमारा एगो है, तो जब भी सेंटेंस एगो में एंड करेगा वो S प्लस V2 ही जाएगा, इसलिए आई के साथ हम परचेज का V2 कर देंगे तो V2 करेंगे तो ये हो जाएगा परचेस्ड, परचेस्ड, आई परचेज दिस हाउस 50 years एगो। नेक्स्ट वन कोलंबस डैश अमेरिका डिस्कवर, अगर मान लो कोई कह दिया गया कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका तो सुनने वाला को सही लग रहा है कि ठीक तो आविष्कार किया था, लेकिन समस्या है कि ये डिस्कवरी है और डिस्कवरी वाला जो है डिस्कवरी वाला इन्वेंशन वाला चीज़ हमारा सिंपल पास्ट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट यानी S प्लस V2, तो कोलंबस डिस्कवर्ड होगा न कि हैड डिस्कवर्ड होगा, कोलंबस डिस्कवर्ड। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं रूल नंबर 6 पर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ टाइम S प्लस V2, जब भी कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम हो या इट इज़ अबाउट टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, जब भी इससे स्टार्ट हो तो उसके साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस यानी नेक्स्ट क्लॉज जो आएगा वो हमेशा होगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या S प्लस V2। तो इसलिए इट इज़ टाइम के बाद S प्लस V2 हो गया। जैसे कि इट इज़ टाइम के बाद आई डैश क्रिकेट यानी प्ले को हमको इसको भरना है, तो इट इज़ टाइम से क्योंकि स्टार्ट है तो S के बाद V2 होगा यानी सब्जेक्ट आई के बाद V2 होगा, तो प्ले का V2 क्या होगा प्लेड। अगर जिनको रूल ये पता नहीं वो क्या कहेंगे इट इज़ टाइम आई शुड प्ले क्रिकेट, लेकिन नहीं, गलत है। रूल कहता है इट इज़ टाइम के बाद जो सेंटेंस क्लॉज आता है वो S प्लस V2 यानी कि आई प्लेड। नेक्स्ट वन बाई पास्ट टाइम, नेक्स्ट कहता है कि बाई के बाद पास्ट टाइम आ जाए, जैसे बाई 5 PM येस्टरडे हो गया, ठीक है, बाई 5 PM येस्टरडे हो गया या बाई द लास्ट ईयर हो गया, इस तरह की बात हो गई। तो बाई के बाद जब पास्ट टाइम आ जाए तो वह सेंटेंस चला जाएगा S प्लस हैड प्लस V3 यानी जिसको कि पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि शी डैश पटना बाई 5 PM येस्टरडे, बाई 5 PM येस्टरडे क्या हो गया बाई 5 PM येस्टरडे, बाई प्लस पास्ट टाइम 5 PM येस्टरडे क्या हो गया पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टाइम के पहले क्या है बाई है, तो बाई प्लस पास्ट टाइम का फॉर्मूला है बाई प्लस पास्ट टाइम का S प्लस हैड प्लस V3 यानी सब्जेक्ट शी के बाद रीच के पहले हैड प्लस V3 यानी यहाँ होगा हैड और रिच्ड, हैड रिच्ड। नेक्स्ट वन बाई प्लस फ्यूचर टाइम, अब बाई प्लस फ्यूचर टाइम हो जाए, जैसे बाई टुमारो हो जाए, बाई द नेक्स्ट वीक हो जाए, बाय द नेक्स्ट ईयर हो जाए, इस तरह हो गया वो। जैसे कि तो वो किस पर चला जाएगा S प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम्पल के लिए दे डैश द वर्क बाय टुमारो, अब बाय टुमारो आ गया यानी कि बाय प्लस फ्यूचर टाइम हो गया। बाय प्लस फ्यूचर टाइम का फॉर्मूला क्या है, जब भी बाई के बाद फ्यूचर टाइम किसी सेंटेंस में इंडिकेट करे तो वो फॉर्मूला चला जाएगा S प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 यानी दे के साथ हम क्या करेंगे, दे के साथ हमने विल को कर दिया, विल के साथ हैव को दे देंगे हैव, और फिर V3 डू का V3 डू डिड डन, तो डन हो जाएगा यानी दे विल हैव डन द वर्क बाय टुमारो। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखें 9 S प्लस हैड प्लस V3, अगर दो सेंटेंस है यानी कि दो क्लॉज उसको कहो, दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज कंबाइन हो रहा है किस चीज से, बिफोर से, ठीक है। उस केस में बिफोर के पहले हम करेंगे हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या होगा पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफरेंट S प्लस V2। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लें क्या है, द टीचर डैश टीचिंग बिफोर डैश यानी बिफोर के पहले एक सेंटेंस हो गया, बिफोर के बाद दूसरा सेंटेंस हो गया।
अब बिफोर के पहले क्या होना चाहिए, रूल के अनुसार बिफोर के पहले क्या होना चाहिए, एस प्लस हेड प्लस वी थ्री, यानी द टीचर के साथ स्टार्ट को हेड प्लस वी थ्री करेंगे तो हेड हो जाएगा और वी थ्री स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग बिफोर आई, तो बिफोर के बाद क्या होना चाहिए, एस प्लस वी टू होना चाहिए, यानी एस प्लस वी टू, यानी रीच का वी टू यहाँ रिच्ड हो गया, बिफोर आई रिच्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जिसको टेंस का नहीं भी नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं, ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, ट्रिक्स इसको कहो, ट्रिक्स दे रहा हूँ, इसके मुताबिक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलें 10th वाले को, एस प्लस वी टू प्लस आफ्टर प्लस एस प्लस हेड प्लस वी थ्री, इधर क्या था, बिफोर था, बिफोर का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड क्या होता है, आफ्टर होता है, तो जब बिफोर में हेड प्लस वी थ्री है तो आफ्टर में क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा हेड प्लस वी थ्री, और इधर क्या आ जाएगा, वी टू, तो वही है कि आफ्टर में क्या आ गया, एस प्लस वी टू, यानी कि सिंपल पास्ट इधर हो गया और आफ्टर के बाद क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर इस तरह का सेंटेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में द पुलिस डैश आफ्टर द थीफ डैश, द पुलिस डैश आफ्टर द थीफ डैश, द पुलिस के बाद इसमें मान लो कि इसमें हमको भरना है कम, इसमें हमको भरना है कम और उसमें भरना है रन, द पुलिस डैश आफ्टर द थीफ, तो द पुलिस क्या होगा, यहाँ पर द पुलिस के बाद वी टू होगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर के पहले वी टू आता है, तो द पुलिस केम हो गया वी टू, और आफ्टर के बाद हैड प्लस वी थ्री होना है, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वी थ्री, यानी रन के पहले हैड प्लस वी थ्री हैड, और रन का वी थ्री भी रन, रैन रन, वी थ्री भी रन भी होता है, तो हैड रन, तो हो गया द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, उस फॉर्मूला के मुताबिक आपको बनाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू ट्रिक नंबर 11। रूल नहीं कहना है क्योंकि रूल ऐसा कुछ है नहीं, ये जान करके स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, टेंस को के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक तरह से ट्रिक्स देखो, है ना। तो 11 में जो 11th है वो क्या है, एस प्लस विश, यानी कोई भी विश वाला सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा तो विश वाला सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट क्लॉज उसका आता है, क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, अगर उस नेक्स्ट क्लॉज में बी ही ब्रैकेट में हो जिसका कि फॉर्म को यहाँ पर भरना है, इन दैट केस वो वर्ड ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही विशेज ही के बाद फिर नेक्स्ट क्लॉज है अ डॉक्टर डैश है, डैश में भरना है, ये बी है, बी का मीनिंग क्या हो गया, बी का मीनिंग हो गया एम इज आर वाज वर। तो जब भी बी रहे उस केस में हम यहाँ पर वर्ड ही भरेंगे, वर्ड। ये वर्ड क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पता है कि विश वाला सेंटेंस का जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उसमें वर्ड ही होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों न रहे। तो ही विशेज ही वर ए डॉक्टर, कब, जब बी हो ब्रैकेट में, किस केस में, जब विश से सेंटेंस स्टार्ट हो तब। नेक्स्ट वन, एस विश प्लस एस प्लस हैड प्लस वी थ्री, लेकिन फिर विश वाला एक दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है जिस विश वाले के नेक्स्ट क्लॉज में V1 हो, वर्ब मेन वर्ब को भरना हो, तो मेन वर्ब को जब भरना हो तो उसको हैड प्लस V3 करेंगे। जैसे कि यू विश यू, नेक्स्ट क्लॉज यू डैश फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड, यहाँ वर्ब क्या है, V1 है, अब V1 को यहाँ भरना है, यहाँ क्या भरना था, बी को, तब हमने वर्ड भरा था, यहाँ विश वाले में वर्क V1 को भरना है, तब हम क्या करेंगे, हैड प्लस V3, यानी कि हैड वर्कड, हैड वर्कड। नेक्स्ट है 13, एस प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सिंस प्लस एस प्लस V2, यानी कि जब सिंस रहे, सिंस के बाद एक क्लॉज रहे, सिंस के पहले एक क्लॉज रहे, और सिंस के पहले क्लॉज अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज प्लस है प्लस V3 है, तो सिंस के बाद एस प्लस V2 होगा। जैसे कि सिंस के पहले हैज है प्लस V3, यानी कि यहाँ पर नॉट सी, पहला में नॉट सी भरना है, दूसरा में मीट भरना है, तो नॉट सी है लेकिन हैज है प्लस V3 होगा, तो नॉट सी के साथ हैज है प्लस V3 जोड़ेंगे तो आई के साथ हैव के साथ नॉट, नॉट के बाद V3 यानी कि सीन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, अब सिंस के बाद एस प्लस V2 यानी एस प्लस V2, मीट का V2 मेट, तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई मेट हिम इन लंदन, सिंस आई मेट हिम इन लंदन। नेक्स्ट है 14 में है बिफोर वाला, एक हमने कहा था बिफोर वाला जिसमें कि बिफोर के पहले और बिफोर के बाद दोनों में पास्ट एक्शन था, ठीक है।
अब जो बिफोर दिया जा रहा है वो बिफोर के पहले फ्यूचर एक्शन है, बिफोर के बाद भी फ्यूचर एक्शन है। तो बिफोर के पहले जो फ्यूचर एक्शन होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट में, यानी एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 में एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। लेकिन बिफोर के बाद जो फ्यूचर एक्शन होगा वो प्रेजेंट फ्यूचर 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 इंडिफिनिट होगा, यानी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होगा, यानी एस प्लस V1 V5। जैसे कि ही डैश बिफोर लग गया, बिफोर के बाद है एस प्लस, यहाँ V1 ऑलरेडी हमने कर दिया तो बिफोर के पहले हो जाएगा ही के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, विल के साथ हैव का यूज़ करेंगे और हैव के साथ ब्रैकेट में लीव का V3 का यूज़ करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। तो हो गया हमारा ही विल हैव लेफ्ट हर हाउस बिफोर यू रीच देयर, बिफोर यू रीच देयर। नेक्स्ट है, जब भी कोई सेंटेंस में टुमारो हो या नेक्स्ट टाइम हो, ये नेक्स्ट टाइम मैंने क्या हो गया, नेक्स्ट आवर हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट सेंचुरी हो गया, ये वाली बात। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका है एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3, एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V1। जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यहाँ नेक्स्ट वीक दिया गया है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में गो अगर रहता तो नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर देते हैं, पहला कर देते हैं एस प्लस शैल विल प्लस V1, यानी आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे, दूसरा तरह से बना सकते, अगर टुमारो हो या नेक्स्ट टाइम हो तो दूसरा तरह है कि एस प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V1। जैसे कि आई एम गोइंग टू बाई अ कार टुमारो, यहाँ पर अगर हम बाई करके लिखे रहते BUI तो यहाँ पर टू बाई हो गया, कौन, जाने का उद्देश्य बता रहा है, पर्पस बता रहा है। तो आई एम गोइंग कौन सा टेंस हो गया, आई एम गोइंग हो गया एस प्लस एम इज आर प्लस V4, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम फ्यूचर एक्शन को दर्शा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू बाई अ कार टुमारो। एक तीसरा भी है, तीसरा मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। तीसरा जो थर्ड इसका है, थर्ड तरीका है, थर्ड का एक मैं यहाँ से हटा दूँ आपको समझाने के लिए। थर्ड है कि इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एस प्लस, ये C हो गया, एस प्लस V1 ऑब्लिक V5, इसमें भी कर सकते हैं एस प्लस V1 ऑब्लिक V5। कैसे होगा, ये खास करके जो एकदम निश्चित होता है कोई वर्ग, जैसे प्राइम मिनिस्टर का कहीं पर विजिट करना पहले से निर्धारित है, निश्चित है, उस केस में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स लखनऊ, सपोज लखनऊ टुमारो। अब देखना यहाँ पर विजिट्स टुमारो है, टुमारो फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर एक्शन को अगर निश्चित हो, पहले से ही डेफिनिट हो, उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एस प्लस V1 V5 का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ओके, नेक्स्ट वन 16th ट्रिक नंबर 16th। ये जितना भी अभी लिखे हुए हैं 16, 17, 18, 19, इन सबों को हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज यानी एक वर्ग जो होगा उसका शर्त क्या है, शर्त वाला सेंटेंस है, कंडीशनल क्लॉज इसी को कहते हैं। क्लॉज ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसमें भी कब, जब बड़े से सेंटेंस में जितना भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस बन जाता है वो सारे को सेंटेंस नहीं क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि कोई भी अगर स्टार्ट होता है कंडीशनल क्लॉज तो वो इफ से, व्हेन से, एज सुन एज से, अनटिल से, अनलेस से, ये सब से शर्त को दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए इसको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो एक कहता है रूल कि अगर ये इफ, व्हेन, एज सुन एज वगैरह से स्टार्ट हो और उसके बाद एस प्लस V1 V5 आ जाए तो उसके बाद जो क्लॉज आएगा वो भी एस प्लस V1 V5 आएगा। लेकिन कब आएगा, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल हीट आइस इट विल मेल्ट, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ट्रांसलेशन अगर उसका हिंदी करूँ तो सही तो लग रहा है कि इफ यू विल हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करेंगे, गागेगी, शैल विल प्लस V1, इट विल मेल्ट, वो मेल्ट करेगा, फिर शैल विल प्लस V1, तो ट्रांसलेशन के अनुसार तो सही है। लेकिन कंडीशनल क्लॉज कहता है, क्या कंडीशनल क्लॉज कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई कंडीशन हो, फ्यूचर का कंडीशन हो, फ्यूचर का कंडीशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एस प्लस V1 V5। तो कहना है कि जो ये क्या है, इफ यू विल हीट आइस, अब अगर हम आइस को हीट करेंगे, अभी किए नहीं, करेंगे यानी भविष्य में करेंगे, ठीक है, तो भविष्य में करेंगे, अगर करेंगे यानी शर्त है,
आइस के मेल्ट करने का शर्त है उसको हीट करना। कब करेंगे यानी फ्यूचर में, तो फ्यूचर वाला कंडीशन क्लॉज को हम हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं S + V1 V5, इसलिए हमारा वी विल हीट आइस नहीं होगा, इसमें से विल कट जाएगा। इफ हीट आइस यानी कि इफ वी हीट है ना, हीट आइस, तो इफ वी हीट आइस यहाँ हो गया। इसके बाद S + V1 इट विल मेल्ट, यह मेल्ट करेगा। अगर मान लो कोई किसी को इनवाइट किया कि बर्थडे पर चले आइएगा, उसने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आ जाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जाएगा ही, किसी अर्जेंट वर्क के कारण नहीं भी जा सकता। यानी कि ये विल क्या कर रहा है, विल पॉसिबिलिटी को बता रहा है, और पॉसिबिलिटी 100% नहीं होता। तो लेकिन हीट करेंगे अगर आइस को तो मेल्ट करेगा, उसमें पॉसिबिलिटी का बात नहीं, चांसेस की बात नहीं, वो होगा ही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण इसमें से भी विल को हम हटा देंगे, और इट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ हम मेल्ट्स को कर देंगे। यानी कि हमारा सही आंसर होगा इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। नेक्स्ट चलें, फिर कंडीशनल क्लॉज है S + V1 V5, S + shall will + V1, यानी कि इफ यू विल इन्वाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा। मैं आऊँगा कब, भविष्य में। इन्वाइट कब करोगे, यानी कि बोलने के बाद फ्यूचर में। तो फ्यूचर वाला जो कंडीशन, मेरे जाने का कंडीशन है मुझे इन्वाइट करेगा, तो जाने का कंडीशन इन्वाइट करेगा फ्यूचर में, तो इन्विटेशन का यानी कि जो भी फ्यूचर एक्शन का कंडीशन है वो कंडीशन को हम हमेशा करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा इफ़ यू विल इन्वाइट मी नहीं होगा, बल्कि इफ़ यू इन्वाइट मी होगा। भविष्य के शर्त का सेंटेंस को हम हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं, यानी S + V1 V5। तो इफ़ यू इन्वाइट मी, लेकिन ये जो आने नहीं आने की बात है ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे, S + shall will + V1, S + shall will + V1, यानी आई शैल कम। तो इफ़ यू इन्वाइट मी आई शैल कम, इफ़ के साथ अगर S + V1 V5 होगा तो अगला सेंटेंस होगा S + shall will + V1, लेकिन कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो। लेकिन अगर इफ़ के साथ S + shall will + V1 होगा, सॉरी इफ प्लस S + V1 V5 होगा, तो अगला अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें V1 V5 ही लगेगा। नेक्स्ट चलें 18, फिर कंडीशनल क्लॉज है कि अगर कोई कंडीशनल क्लॉज S + V2 के साथ स्टार्ट हो, ये फ्यूचर की बात नहीं, ये पास्ट की बात है। फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज कब होगा, फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज का कैसे होगा, S + V1 V5, लेकिन ये तो पास्ट कंडीशनल क्लॉज है, और पास्ट कंडीशनल क्लॉज में S + V2 हो गया, तो उसके बाद जो क्लॉज होगा वो होगा S + would + V1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दे इन्वाइटेड, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया। इफ प्लस S + V2, इफ दे इन्वाइटेड मी, कॉमा S, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट S हो गया। S के बाद would + V1 होगा, यानी गो के साथ हम क्या करेंगे, would करेंगे, would के बाद V1 गो करेंगे। तो हो गया सेंटेंस हमारा इफ दे इन्वाइटेड मी आई वुड गो, इफ दे इन्वाइटेड मी आई वुड गो। फिर याद रखेंगे इफ के साथ S + V2 होगा तो अगला सेंटेंस हो जाएगा would + V1। नेक्स्ट है इफ के साथ जो कंडीशनल क्लॉज है, अगर उसको पास्ट परफेक्ट हो, S + had + V3, ये पास्ट परफेक्ट है, उस केस में क्या करेंगे, उसके आगे जो क्लॉज लगेगा उसमें would + have + V3 लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ शी डैश, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, हार्ड, कॉमा शी वुड हैव गॉट सक्सेस। कभी कभी क्या कर देते हैं कि इफ के साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा, या एरर फाइंडिंग में भी पूरा कंप्लीट करके रख देता है। मैंने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ा है, तो इधर फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए हमको इधर को देखना पड़ेगा। कॉमा के बाद क्या है, वुड हैव + V3, यानी वुड हैव + V3 कहाँ है, वुड हैव + V3 कॉमा के बाद यहाँ है, तो कॉमा के पहले सेंटेंस में क्या होगा, हैड + V3 होगा, यानी इफ के साथ शी के साथ हैड + V3, तो वर्क को हैड + V3 के साथ करेंगे तो हैड वर्कड, ठीक है। तो इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट सक्सेस, ये हमारा जो है कंप्लीट है। तो मैंने क्या किया कि टेंस को कोई स्ट्रक्चर वगैरह, कोई फॉर्मूला, कोई डिफिनेशन, ये सब मैंने नहीं बताया। मैं सिंपली जो स्ट्रक्चर है, खास करके जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स का स्ट्रक्चर बताते हुए मैंने दे दिया। आप देखना, कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, चाहे किसी भी प्रैक्टिस सेट से हो, आप अटेम्प्ट करके देखना, लगभग 85% क्वेश्चंस टेंस का आपका इस पर सॉल्व हो जाएगा। बाद बाकी जो 15% के आसपास है वो लगभग आपको सॉल्यूशन करने के लिए ट्रांसलेशन का जो नियम वगैरह है उसको भी समझना पड़ेगा। तो खैर मैंने क्या किया,
ट्रिक्स जो है टेंस का मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेरे ख्याल से दिस विल सर्टेनली बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू कि बिना टेंस के समझे हुए भी हम किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसको देखना गौर से, बार बार पॉज करके समझने की कोशिश करना, सर्टेनली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू अगेन।